हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी की इस लेक्चर में हम लोग कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग को डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। जेनेटिक कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग का सबसे कॉमन मॉडल है एबीसी मॉडल, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह से जीन्स में म्यूटेशन होने से फ्लावर किस तरह से डिफेक्टिव हो जाता है, कौन कौन से उसमें पार्ट्स बनते हैं और कौन से नहीं बनते हैं। यह लेक्चर CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इसलिए कि CSIR नेट JRF के एग्जामिनेशन में 2 नंबर में एक क्वेश्चन या 4 नंबर में एक क्वेश्चन अक्सर ही आ जाता है। और ये जितना भी लेक्चर का कंटेंट है सारा का सारा प्लांट फिजियोलॉजी की तेज एंड जिगर की बुक से लिया हुआ है जो रिसेंट एडिशन है। अगर बात करें आइडियल प्लांट की जिनमें सबसे ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं, अरेबिडोप्सिस और एंटीराइनम 2 ऐसे प्लांट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है जेनेटिक कंट्रोल की, चाहे वो फ्लावरिंग हो या कोई और मॉर्फोजेनेसिस का या डेवलपमेंटल प्रोग्राम का पाथवे हो। अगर बात करें एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की, तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की ओरिजिन की सबसे कॉमन जो थियरी है जो कि एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। इसमें ये कहा गया कि जैसे प्लांट में नोड और इंटरनोड होते हैं और नोड पे लीफ होती है, तो 2 नोड आपस में एक दूसरे से सट जाएं या यूं कहें कि जो इंटरनोड है वो गायब हो जाए और लीफ एक के ऊपर एक रोजीट फॉर्म में जैसे पत्ते वाली गोभी में होती है इस तरह से अरेंज हो जाए। और ये जो नोड पे लीफ का अरेंजमेंट है उसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन शुरू हो जाए। सबसे नीचे वाली जो लीफ है वो छोटी होकर सिकुड़ के सबसे नीचे सेपल बना दे और उसके ऊपर वाली जो नोड की लीफ है वो थोड़ी सी चौड़ी होकर के कलरफुल अपेंडेज बना दें, पेटल बन जाएगा। और उसके ऊपर वाला जो नोड है उसकी जो लीव्स हैं वो पतली हो जाएं, फिलामेंटस हो जाएं, स्टेमन बन जाएगा। और जो सबसे अपर नोड है उसमें सारा का सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यूटिलाइज हो जाए और यूटिलाइज होकर के एक डोम शेप ओवरी या कार्पेल का स्ट्रक्चर बन जाए। इस तरह से हम ये देखते हैं कि कंप्लीट फ्लावर डेवलप हो जाता है। जो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं उस पर एक अलग लेक्चर किया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखें। इस लेक्चर में हम लोग जेनेटिक कंट्रोल की बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये जो चारों वर्ल हैं, सबसे इनर या सबसे ऊपर वाला कार्पेल, उसके नीचे एंड्रोशियम, उसके नीचे ये जो ऊपर फोटोग्राफ है, दोनों ही फोटोग्राफ प्लांट फिजियोलॉजी की तेज एंड जिगर की बुक से ली हुई है। ऊपर वाले फोटोग्राफ में आसानी से यहाँ पे सेंटर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखा जा सकता है विच इज़ फ्लैंक्ड बाई अ पेयर ऑफ लीफ। ये लीफ है और सेंटर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसमें आगे की तरफ या ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रहा है। ये वेजिटेटिव शूट है और जब ये वेजिटेटिव शूट कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरल एक्सिस में या इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में, तो इसमें आप देखें किस तरह से डिफरेंशिएशन हो गया है। सेंटर में यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस का मेरिस्टम है, किनारे छोटे छोटे फ्लोरल मेरिस्टम है और इसके एक्सिल में इसके पहले जो नोड था वहाँ से फिर इस तरह से एक और इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्टम निकला हुआ है और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स डेवलप हो रहे हैं। कोई भी वेजिटेटिव शूट जब वो फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होता है तो उसमें ढेर सारे चेंजेस होते हैं जिससे इन्फ्लोरेसेंस बनता है और इन्फ्लोरेसेंस के बाद फ्लावर बनता है। इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं ग्रुप ऑफ फ्लावर ऑन अ कॉमन एक्सिस, उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और ये जो चेंज है ये हर प्लांट में अलग अलग ड्यूरेशन में होता है और उसके लिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि फोटो पीरियोडिज्म में अलग से इसको डिस्कस किया गया है, इसको भी आप ज़रूर देखें। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी जीन्स हैं जो कि वेजिटेटिव शूट को कन्वर्ट कर दे रही हैं फ्लोरल एक्सिस में और उस फ्लावर में अलग अलग जो वर्ल्स हैं, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम और गैनोशियम, ये किस तरह से कंट्रोल हो रहे हैं। उसके लिए 2 ग्रुप आइडेंटिफाई किया गया है जीन का। एक तो फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन है और दूसरी है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनकोड करती है और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करते हैं, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन को कंट्रोल करते हैं। और फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन होमियोटिक जीन होती है जो कि डायरेक्टली कौन सा पार्ट फ्लावर में कब बनेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसको कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ कई सारी जीन्स हैं प्लांट के केस में रिकॉग्नाइज की गई हैं। अरेबिडोप्सिस थैलियाना हो या एंटीराइनम हो, तो दोनों में इसकी स्टडी की गई है। उसमें जो सबसे पहली जीन है, सबसे कॉमन जीन है, वो है फ्लोरिक्यूला या लीफी। फ्लोरिक्यूला अरेबिडोप्सिस थैलियाना में है, रिपोर्ट की गई है और इसका जो एंटीराइनम वर्जन है वो है लीफी। और इसका काम क्या होता है, इट कन्वर्ट इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्टम इनटू द फ्लोरल मेरिस्टम। एक जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें ब्रांच होगा, फिर से इन्फ्लोरेसेंस सेकेंडरी इन्फ्लोरेसेंस ना बने, उसमें फ्लावर्स बनने शुरू हो जाएं, उसको ये जीन कंट्रोल करती है, फ्लोरिक्यूला या लीफी। फ्लावरिंग डी या FD रिसेप्टर ऑफ फ्लोरिजन, जो फ्लावरिंग हार्मोन का कंसेप्ट है सबसे पहले फ्लोरिजन का ही नाम आता है। तो रिसेप्टर ऑफ फ्लोरिजन इज कंट्रोल्ड बाई फ्लावरिंग डी जीन
और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंस SOC1, इट एक्टिवेट्स फ्लावरिंग। अब जिन जीन्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं वो है एपेटाला 1, एपेटाला 2, पुरानी बुक में एपेटाला 3 भी मिलेगा। देन वी हैव पिस्टिलेटा एंड ए गैमस। क्लास ए होम्योटिक जीन एपेटाला 1, एपेटाला 2 है। पिस्टिलेटा और एपेटाला 3 आगे इसको और डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्लास बी होम्योटिक जीन है। और ए गैमस इट इज़ क्लास सी होम्योटिक जीन। क्लास ए फ्लोरल मेरिस्टम या वर्ल 1 को कंट्रोल करती है, और जो क्लास बी होम्योटिक जीन है जो फ्लावर का सेकेंड और थर्ड वर्ल है इसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। और जो क्लास सी होम्योटिक जीन है ये वर्ल 3 और वर्ल 4 को कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ जो एक नया मॉडल आया है रिसेंट में, क्वाड्रेट मॉडल, जिसमें 4 होम्योटिक जीन एक साथ कंट्रोल करती हैं फ्लोरल पार्ट डेवलपमेंट को, उसमें क्लास ई होम्योटिक जीन भी आ गया है जिसको सेपेलेटा कहती हैं। और ये जो क्लास ई होम्योटिक जीन या सेपेलेटा है ये क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों जीन के साथ कॉम्बिनेशन में इस जीन का रोल होता है, जिसको आगे डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद फिर फ्लोरल बाइंडिंग प्रोटीन 7/11 FBP7/11, ये क्लास डी, दिस इज क्लास डी जीन। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है उसको ये कंट्रोल करता है। देन वी हैव रेडियलिस फ्लावर की सिमेट्री को कंट्रोल करता है कि कौन सा फ्लावर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का होगा और कौन सा एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री का होगा, उसको ये जीन कंट्रोल करता है। जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन है क्लास ए बी सी, इन्हीं तीनों जीन्स को मिला के ABC मॉडल बनता है, जिसको आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी मॉडल को कॉम्बिनेटोरियल मॉडल से रिप्रेजेंट किया गया है। कॉम्बिनेटोरियल मॉडल में ये लेफ्ट साइड में आप क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं फ्लावर का, जिसमें चारों वर्ल्स हैं, उसको रिप्रेजेंट किया गया है क्रॉस सेक्शन में। सेंटर वाला जो पार्ट है ये पूरा कार्पेल बनाएगा और उसके किनारे फिर फिलामेंटस स्टैमेन या मेल पार्ट बनेंगे, और फिर उसके बाहर की तरफ पेटल बनेंगे जो कि कलरफुल अपेंडेज होता है। और देन सबसे लास्ट और चौथा वर्ल है सिपल। वर्ल कहते हैं किसी सेंट्रल एक्सिस की तरफ रेडियल फैशन में लीफ के अरेंजमेंट को हम वर्ल कहते हैं। तो अगर हम नोड की बात करें तो किसी नोड पे 2 से ज़्यादा लीफ अगर सर्कुलर फैशन में पाई जाती हैं तो उसको वर्ल कहते हैं। और यहाँ पे वर्ल कहने का सेंस यही है कि वो या तो कैलिक्स होगा या कोरोला होगा या एंड्रोशियम होगा या गायनोशियम का मतलब कार्पेल। ये जो वर्टिकल सेक्शन है, इस वर्टिकल सेक्शन को अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो सबसे अंदर की तरफ हमको इस तरह से गायनोशियम या कार्पेल 4 ओवरी मिलेगा। उसके बाद जो थर्ड वर्ल है वी विल गेट स्टैमेन या एंड्रोशियम मेल पार्ट, और उसके फिर बाहर की तरफ जो सेकेंड वर्ल है वी विल गेट पेटल, और सबसे लास्ट वाला सेपल है, ग्रीन कलर का यूजुअली होता है। इसके डेवलपमेंट को जो कॉम्बिनेटोरियल मॉडल है उसमें अलग अलग फील्ड से रिप्रेजेंट किया गया है और 3 फील्ड को आइडेंटिफाई किया गया। जो फील्ड 1 है वो वर्ल 1 और वर्ल 2 यानी सेपल और पेटल को कंट्रोल करता है, और जो फील्ड 2 है, फील्ड 2 कंट्रोल वर्ल 2 एंड वर्ल 3 पेटल और स्टैमेन को कंट्रोल करता है। और उसके बाद फिर जो थर्ड फील्ड है, थर्ड फील्ड स्टैमेन 3, वर्ल 3 और वर्ल 4 को स्टैमेन और कार्पेल को एक साथ कंट्रोल करता है। और इस कॉम्बिनेटोरियल मॉडल में जो फील्ड 1 है, फील्ड 1 का मतलब सेपल और पेटल, वर्ल 1 और वर्ल 2 इट इज़ कंट्रोल बाई होम्योटिक जीन ए, जिसमें एपेटाला 1 और एपेटाला 2 है। और उसके बाद फिर जो सेकेंड फील्ड है, सेकेंड फील्ड इज़ फॉर वर्ल 2 एंड वर्ल 3 इट इज़ कंट्रोल बाई जीन बी। जीन बी में यूजुअली पिस्टिलेटा आता है PI, बट जो पुरानी वाली बुक में आपको पिस्टिलेटा के साथ साथ एपेटाला 3 जीन भी मिलेगी। और जो फील्ड 3 है इट इज़ कंट्रोल बाई होम्योटिक जीन C, ए गैमस। अब इसके डेवलपमेंट को ABC मॉडल ऑफ फ्लोरल वर्ल्ड डेवलपमेंट को और डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ल 1, वर्ल 2, वर्ल 3 और वर्ल 4 है। जो सबसे बाहर की तरफ है वो सेपल है। वर्ल 1 इट इज़ कंट्रोल बाई जीन A अलोन। उसके बाद फिर जो सेकेंड वर्ल्ड है, सेकेंड वर्ल्ड इज़ द पेटल, जो कि जीन B और जीन A होम्योटिक जीन दोनों के कंट्रोल से बनती है। और जो थर्ड वर्ल्ड है इट इज़ स्टैमेन। स्टैमेन इज़ फॉर्म्ड बाई द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ जीन B एज वेल एज C। और जो कार्पेल या लास्ट वर्ल्ड है, जो इनर वर्ल्ड है, इनर मोस्ट वर्ल्ड, इट इज़ कंट्रोल्ड ओनली बाई जीन C। तो जो जीन A है वो एपेटाला 1, एपेटाला 2 है, जीन B एपेटाला 3 या पिस्टिलेटा है, और जीन C ए गैमस है। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेटोरियल मॉडल है या ABC मॉडल है, इस तरह से नॉर्मल फ्लावर के पार्ट के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। यहाँ पे एक नॉर्मल फ्लावर है। अब अगर
कोई एक पर्टिकुलर जीन डिफेक्टिव हो जाती है तो वो किस तरह से अफेक्ट करेगी फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को, इसको भी हम डिटेल में आगे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ए जीन के डिफंक्ट होने को देख लेते हैं कि अगर ए जीन में म्यूटेशन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो क्या होगा। जो फील्ड 1 है और फील्ड 3 है, दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, एक दूसरे को काउंटर करते हैं जीन ए या सी। दैट मीन्स अगर जीन ए डिफेक्टिव है तो उसकी जगह पे सी एक्सप्रेस हो जाएगी, और अगर सी डिफेक्टिव है तो उसकी जगह पे ए एक्सप्रेस कर जाएगी। तो इस तरह से अगर जीन ए में लॉस ऑफ फंक्शन होता है, डिफेक्टिव हो जाती है, तो जीन सी इसके रोल को टेक ओवर कर लेगी। तो इस तरह से इस डायग्राम में हम आसानी से देख सकते हैं कि जो जीन ए है वो गायब हो गई है, डिफेक्टिव हो गई है, और जो जीन सी है वो पूरा कवर कर लिया है जीन ए तक। तो जो कॉम्बिनेटोरियल मॉडल है उसमें हम लोगों ने देखा कि जीन सी अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्पेल फॉर्मेशन, सबसे बाहर की तरफ यहाँ पे कार्पेल या गायनोशियम मिलेगा, और उसके बाद जीन सी और जीन बी, जीन सी का मतलब ए गैमस और जीन बी का मतलब पिस्टिलेटा, दोनों मिलाकर के स्टेमन बनाते हैं। थर्ड वर्ल है, सेकेंड वर्ल में भी यही बनेगा, क्योंकि वी विल सी कि जीन ए के एब्सेंट या लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से जो जीन सी है वो जीन ए की जगह पे अपना काम कर रही है। तो जीन बी और जीन सी स्टेमन बनाएंगे राइट हियर। और जो थर्ड वर्ल है, थर्ड वर्ल में तो यूजुअली है, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, बी और सी के कॉम्बिनेशन से या पिस्टिलेटा और ए गैमस के कॉम्बिनेशन से, दोनों के एक्सप्रेशन होने से स्टेमन ही बनेगा। तो थर्ड वर्ल में भी हमको स्टेमन ही मिलेगा। और जो फोर्थ वर्ल है, इट इज़ अलोन कंट्रोल बाई जीन सी या ए गैमस, उसमें कार्पेल फिर से बन जाएगा। तो अगर लॉस ऑफ ए जीन होता है तो सबसे बाहर की तरफ हमको कार्पेल मिलेगा, उसके बाद फिर स्टेमन मिलेगा, फिर स्टेमन मिलेगा, और अंदर की तरफ कार्पेल मिलेगा। यही अगर जीन बी में लॉस होता है तो जीन बी, जीन ए और जीन सी दोनों के कॉम्बिनेशन में वर्क करती है। तो इसका एक्सप्रेशन होता है या इफेक्ट होता है दोनों के कॉम्बिनेशन में होता है। जीन ए अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपल फॉर्मेशन, तो जीन बी यहाँ पे नहीं है, फिर आपको सेपल मिल जाएगा बाहर की तरफ सेपल, उसके बाद फिर उसको जो सेकंड वर्ल्ड है वहाँ पे भी आपको सेपल मिलेगा। उसके बाद फिर जो जीन सी है, जीन सी अकेले में एक्सप्रेस करेगी तो कार्पेल बनाएगी, जैसा कि चौथे रो में नॉर्मल है। तो चौथा वाला रो है वो नॉर्मल है, बट जो थर्ड रो है, थर्ड रो में जीन बी के एब्सेंस की वजह से या इसके डिफेक्टिव या म्यूटेशन हो जाने की वजह से फिर यहाँ पे थर्ड वर्ल में भी कार्पेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही अगर जीन बी रही होती, पिस्टिलेटा या एपिटेला 3, तो उस टाइम जीन बी और जीन सी दोनों मिलकर के स्टेमन बनाते हैं। तो इस तरह से फ्लावर को हम इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं कि जीन बी के म्यूटेशन से सबसे बाहर की तरफ हमको सेपल मिलेगा, फिर सेपल मिलेगा, उसके बाद फिर कार्पेल मिलेगा, फिर कार्पेल मिलेगा, मीन्स पेटल और एंड्रोशियम दोनों ही एब्सेंट होंगे। फिर जो थर्ड केस है म्यूटेशन का या लॉस ऑफ फंक्शन का, लॉस ऑफ जीन सी, ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से लॉस ऑफ जीन ए था। लॉस ऑफ जीन ए था तो सी ने उसको काउंटर कर दिया था, और यहाँ पे लॉस ऑफ जीन सी है तो उसकी जगह पे ए अपना असर दिखाएगी। इन दैट सिचुएशन जो सिर्फ जीन ए की वजह से एक्सप्रेस होना है सेपल, अपनी जगह पे बनेगा। जीन बी और जीन ए, दैट मीन्स की पिस्टिलेटा और एपिटेला 1 एपिटेला 2 से के कॉम्बिनेशन से जो बनने वाला है पेटल, वो अपनी जगह पे बनेगा सेकेंड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो जा रहा है जीन बी और जीन ए का। यही जीन अगर सी होता तो जीन बी और जीन सी, दैट मीन्स की पिस्टिलेटा और ए गैमस दोनों मिल करके एंड्रोशियम बनाते, बट जो सेकेंड वर्ल्ड है ठीक इसी तरह से हो रहा है। दैट इज़ वाई वी विल गेट पेटल वंस अगेन। और यहाँ पे अगर ए गैमस अकेले होता तो हमें कार्पेल बनता हुआ दिखता, बट ए गैमस म्यूटेट है या जीन सी गायब है या लॉस ऑफ फंक्शन हो गया है, तो जीन ए अकेले में सेपल बना रहा है, तो अगेन वी विल गेट सेपल। सी जीन में अगर लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो वी विल गेट सेपल, उसके बाद फिर पेटल और फिर सेपल। इस तरह से हमको एबनॉर्मल फ्लावर मिलेगा। जो नया कंसेप्ट है उसमें यहाँ पे जो जीन ए है वो इट इज़ AP1/2 है, एपिटेला 1 और 2, और एपिटेला 3 हट गया है, उसकी जगह पे सिर्फ पिस्टिलेटा है। जो पुराना वाला एडिशन है उसमें जीन ए इज़ एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2, और जीन बी इज़ एपिटेला 3/पिस्टिलेटा। दैट मीन्स कि सेपल और पेटल के कॉम्बिनेशन में एपिटेला 3 काम करेगा, और जो जीन सी है उसके कॉम्बिनेशन में पिस्टिलेटा काम करेगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर, सारा एक्सप्रेशन सब कुछ वैसे ही है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो ये पुराने वाले वर्जन को मैंने सामने इसलिए रख दिया क्योंकि जो नया वाला वर्जन है उसमें एपिटेला 3 को नहीं रखा गया है, उसकी जगह पे सिर्फ पिस्टिलेटा ही रखा है, और एपिटेला 1 और एपिटेला 2 यहाँ पे रखा हुआ है। तो इससे कन्फ्यूज़न ना हो, दोनों को समझना ज़रूरी है कि जो एपिटेला 1 एपिटेला 2 है ये सेपल और पेटल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और पिस्टिलेटा और एपिटेला 2 रिस्पॉन्सिबल है पेटल के लिए।
पिस्टिलेटा और ए गैमस स्टमन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओवरऑल एपिटेला 1 एपिटेला 2 जीन ए है, एपिटेला 3 और पिस्टिलेटा जीन बी है और ए गैमस जीन सी है। लॉस ऑफ फंक्शन अगर सी होता है उसकी जगह पे ए अपना काम करेगा और लॉस ऑफ ए होता है उसकी जगह पे सी अपना काम करेगा। तो इस तरह से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं और इस पे बेस जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक जो रिसेंट मॉडल है ABCE मॉडल, जिसमें जीन ए को इनकॉर्पोरेट कर दिया है और ये जो जीन ए है ये फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन है जिसको सेपलेटा कहते हैं और इसका जो फंक्शन है वो चारों ही जीन के, चारों ही वर्ल में तीनों जीन के कॉम्बिनेशन में इसका वर्क होता है, इसीलिए इसको क्वार्टेट या ABCE मॉडल कहते हैं। इसमें अगर जो सेपलेटा है इसमें अगर म्यूटेशन हो जाता है तो चूंकि एपिटेला 1 एपिटेला 2 एपिटेला 3 पिस्टिलेटा ए गैमस है, दैट मीन्स कि 4 अलग अलग टाइप के वर्ल्ड्स बनेंगे, लेकिन सेपलेटा फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन है, इसकी वजह से ये फ्लावर नहीं बनेगा बल्कि लीफी स्ट्रक्चर बनेंगे। 4 के चारों वर्ल्ड्स जस्ट लाइक लीफ की तरह, जैसे पत्ता गोभी होती है कंडेंस होके उस तरह से बन जाएगा। तो जो रिसेंट मॉडल है उसमें सेपलेटा जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और ये तीनों ही जीन के जीन ए जीन बी जीन सी की कॉम्बिनेशन में वर्क करता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इस पे बेस जितने भी क्वेश्चन हैं आसानी से, यूजुअली इसमें यही पूछता है, जीन बता देगा और उस जीन के लॉस की वजह से, डिसफंक्शन की वजह से जो सीक्वेंस है वो किस तरह से चेंज होगा, यही पूछा जाता है। बहुत आसान सा इस पे क्वेश्चन आता है। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।